नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में। और ये इसका अपना दूसरा भाग है। इससे पहला वाला जो लेक्चर था इसका, यानी कि अर्थव्यवस्था का पहला भाग, जिसमें हमने देखा था मुख्य तौर से भू राजस्व व्यवस्थाएं जो है भारत में, यानी कि भारत को गंभीर रूप से चूसने के लिए, एक एक रुपया चूसने के लिए उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भू राजस्व व्यवस्थाओं का एक्सपेरिमेंट किया और किस प्रकार से वो भू राजस्व व्यवस्थाएं भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, उनके बारे में हमने जानकारी पिछले लेक्चर में हासिल कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए पहले पिछला लेक्चर देखिए, ताकि कंटिन्यूटी आपको इसमें नज़र आएगी, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं जैसे भारतीय हस्तशिल्प जो है उसका ह्रास कैसे ब्रिटिश नीतियों की वजह से हुआ, विऔद्योगिकरण कैसे होता है, कृषि का वाणिज्यकरण किस प्रकार से होता है, भारत में जो आधुनिक उद्योग है वो किस प्रकार से विकसित होते हैं, है ना। और लास्ट में देखेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ना, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। वो सब आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं हस्तशिल्प का ह्रास के बारे में, यानी ब्रिटिशर्स की नीतियों की वजह से किस प्रकार भारतीय जो हस्तशिल्प हुआ करता था, जो कुटीर उद्योग धंधे हुआ करते थे, वो किस प्रकार से उनका ह्रास हो गया, किस प्रकार से वो मिट गए, है ना। देखिए 1800 ईस्वी तक हुआ क्या था कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो विश्व में सबसे अधिक विकसित माने जाते थे। समझ रहे हैं बात, यानी कि भारतीय कपड़े हो गए, भारतीय वस्तुओं की इतनी मांग हुआ करती थी यूरोप वगैरह में, पश्चिमी देशों में, कि परेशान हो गए थे वहाँ के लोग। हर चीज़ कपड़े, मतलब मैं कह रहा हूँ कि घर में आप कहो कि चादर से लेकर तकिया के कवर से लेकर आप कहो कि खिड़की के पर्दे वगैरह सब के सब जो है भारत से बन के वहाँ पर जाते थे, है ना। तो 1800 ईस्वी तक तो भारतीय उद्योग धंधे खूब हमारे यहाँ जो है वो विकसित अवस्था में थे, है ना। क्यों थे? क्योंकि भारत में जो उद्योग धंधे हुआ करते थे वो कुटीर उद्योग धंधे हुआ करते थे। कुटीर उद्योग धंधे मतलब घर के अंदर ही वो बनाया करते थे। समझ रहे हैं आप बात, यानी दिन में वो खेत में काम कर लिया करते थे और फिर शाम को या दोपहर के टाइम में बैठ के घर पे ही वो काम किया करते थे, खेत में भी और घर में भी, इस प्रकार से वो काम किया करते थे। तो वो कुटीर उद्योग धंधे हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो कि मुख्यतः कहाँ, गाँव में केंद्रित हुआ करते थे, है ना। भारत में देखिए कृषि का और हस्तशिल्प दोनों का बड़ा ही अद्भुत समन्वय देखने को मिला करता था। जैसे अगर आप गाँव से संबंध रखते हैं तो आपने अपने पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बचपन में कि किस प्रकार से अपने पिताजी, माँ या दादा दादी दोपहर में बैठ के देखिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो सरकंडे होते हैं उसकी, वो निकाल के तीलियाँ, और उसके अंदर से जो निकलता है रेशा सा, उसको कूट के पीस के फिर वो बनाते थे, रस्सियाँ उनकी बनाते थे, फिर उनसे खाट वगैरह बुनते थे, है ना। जो छप्पर वगैरह बनाते थे उनमें वो गांठ वाँठ बांधने के लिए वो रस्सियाँ काम आया करती थी। तो देखिए वो कितना बढ़िया एक समन्वय हुआ करता था कि खेत में भी काम करना और उधर भी काम करना, है ना। फिर अगर देखा जाए तो भारत में एक बैंकिंग प्रणाली भी विकसित हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में भी किस प्रकार से हुंडियों के माध्यम से जो है लेन देन होने लगा था अपने यहाँ। जो महाजन, जो सर्राफ लोग हुआ करते थे, मारवाड़ी लोग हुआ करते थे, शेट्टी, इस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे वो भारतीय बैंकिंग घरानों के तौर पर काम किया करते थे। बड़े बड़े जगत सेठ, है ना। बंगाल में देखा आपने किस प्रकार से जगत सेठ नाराज हो जाने की वजह से सिराजुद्दौला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और बाद में देखिए, अगर आप देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप को भामाशाह ने सब कुछ अपना दे दिया था। भामाशाह क्या थे? वो नगर सेठ ही तो हुआ करते थे। भामाशाह वो एक व्यापारी थे, एक महाजन ही तो हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से भारत में जो है एक बैंकिंग प्रणाली भी विकसित हो चुकी थी। पर देखिए हुआ क्या, 18वीं शताब्दी में बाद में देखिए इंग्लैंड में तीव्र औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर औद्योगिकरण में क्या होता है? तो औद्योगिकरण में होता यह है कि आप देखिए पहले गाँव देखिए ये अपना बैंकिंग किस प्रकार से सर्राफ बैठ के लेन देन किया करते थे। औद्योगिकरण में क्या होता था, पहले अपने यहाँ होते थे कि कुटीर उद्योग हुआ करते थे। गांव में बैठ के एक एक दो दो तीन तीन चार चार लोग जो गांव में हुआ करते थे, मतलब परिवार में, वही लोग बैठ के किया करते थे अलग अलग उत्पादन। अब उद्योगिकरण शुरू हो जाता है कहाँ पर? यूरोप में, और ख़ासतौर से इंग्लैंड में। वहाँ पर देखिए इस प्रकार से खूब सारी मशीनें एक साथ लगाकर फैक्ट्रियाँ खोल दी जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आदमी जाएगा सुबह काम पे, शाम को आएगा और दिन भर वहाँ बैठ के काम करेगा, मशीनों की सहायता से काम करेगा। यानी अगर भारत में वो एक कपड़ा बना रहा है उतनी देर में तो ये 100 कपड़े बना दे रहे हैं पूरे मशीनों से, देखिए आप।
तो ये भी वहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। अब औद्योगिकरण शुरू हो गया तो उन्हें चाहिए कच्चा माल, और फिर चाहिए उनको बाज़ार उनके तैयार माल के लिए। तो उस कच्चे माल का स्रोत का बना दिया गया भारत को, और तैयार माल का बाज़ार बना दिया भारत को। तो इस प्रकार से हमारा हस्तशिल्प उद्योग जो था वो समाप्त कर दिया जाता है इनका, है ना। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो है ब्रिटिशों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है ना। अब देखिए, उनका उत्पादन अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से भारतीय उद्योगों का उत्पादन धीरे धीरे कम होता चला गया, और अंग्रेज उद्योगपति भारतीय हस्तशिल्प और जो भी दूसरे उद्योग हुआ करते थे उनको अपने जो माल हुआ करता था उसको मनमाने भाव से बेच सकते थे वो, है ना। ठीक है, फिर वो धन कमा सकते थे, और क्योंकि जब तक वो हमारे वाले जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक फिर तो उनका कौन खरीदेगा। तो वो हमारे वाले को समाप्त करके फिर वो अपने मनमाने दाम पर बेच सकते थे। इसलिए देखिए, हमारे हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश जो है इन्होंने कर दिया, एक तरीके से ह्रास कर दिया, है ना। किस प्रकार से किया, तो भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोप दिया गया। मैंने आपको बताया था 1813 वाला एक्ट, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो साम्राज्य और संसद वाला जो अपना चैप्टर है, लेक्चर है, वो सर्च करना अपने प्लेलिस्ट में, आपको मिलेगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारे एक्ट बताए थे। तो 1813 एक्ट में क्या किया गया था, मुक्त व्यापार नीति अपना ली गई थी। यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था भारत के साथ व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया गया, और दूसरे व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, अनगिनत लोग वहाँ से आके भारत में व्यापार करने लगे, जिसको मन आ रहा है वो भारत में आके व्यापार कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर कुटीर उद्योग वाले हुआ करते थे उद्योगपति, उनको कोई संरक्षण नहीं दिया गया, है ना। और इस प्रकार से भारतीय जो हस्तशिल्प हुआ करता था उसको समाप्त किया गया। फिर क्या था, भारतीय निर्माता के माल पर इंग्लैंड में आयात करने पर अधिक शुल्क लिया जाता था। अब देखिए, अगर अपना माल है भारत का, अगर हम इंग्लैंड में भेजेंगे तो सस्ता होगा तभी तो वो खरीदेंगे। समझ रहे हैं आप बात। आज भी तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये सब लगाते हैं हम लोग। अगर भारत से कोई हमारे देश में सस्ता माल ला रहा है तो उसको ताकि अपने देश में वो डंपिंग ना करे, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। वैसे ही क्या हुआ करता था कि हमारा माल जाता था वहाँ सस्ता, ताकि वहाँ पर सस्ता होगा तभी तो वो लोग खरीदेंगे। परंतु वो लोग क्या किया करते थे, उसके ऊपर शुल्क लगा दिया करते थे, टैक्स लगा दिया करते थे। इसलिए हमारा माल महंगा हो जाता था, और हमारे माल को फिर वहाँ पर कोई खरीदता नहीं था। क्योंकि हम लोग तो देखिए हाथों से बनाने वाले, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमारा ऑलरेडी महंगा है। वो लोग मशीनों से बना रहे हैं, इसलिए उनका ऑलरेडी सस्ता है, और फिर ऊपर से टैक्स लगा दे रहे। तो फिर बताओ कहाँ से हमारा माल खरीदेगा कोई। तो इस प्रकार से जो है हमारे हस्तशिल्प उद्योग को समाप्त किया गया। फिर भारत से कम कीमत पर कच्चे माल का निर्यात कर दिया जाता था। अब देखिए, भारत में क्या था, उद्योग लगाने ही नहीं दे रहे थे। कच्चा माल जितना भी होता था, सारा का सारा कच्चा माल ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो खरीद लेते थे। पूरी नज़र रखते थे कि भैया कपास पक गई है। अब पूरी की पूरी कपास जितनी होती थी सारी ले जाते थे, तो भारतीयों के पास बचता ही नहीं था। इसलिए भारत को तो एक मात्र जो है कच्चे माल का स्रोत बना के रख दिया इन्होंने, और वो ले जाके सस्ते में खरीद गए और इंग्लैंड ले जाते थे, और वहाँ से उसके कपड़े बनाकर भारत में ही वापस बेच देते थे, है ना। फिर इंग्लैंड में निर्मित जो भी माल हुआ करता था, भारत आने पर उस पर शुल्क बहुत कम लगाया जाता था, ताकि वो सस्ता रहे और भारतीय लोग उसे खरीदें, है ना। फिर विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, है ना। वहाँ पर तो देखिए बैंक हुआ करते थे, एजेंसी हाउसेस हुआ करते थे, जो उनको पैसे दिया करते थे, और वो उस धन के दम पर वो हमारे यहाँ उद्योग स्थापित कर लिया करते थे। देखिए, आज भी सरकार एमएसएमई जो होती है, एमएसएमई, उस एमएसएमई को क्या करती है, लोन वगैरह देती है ना, मुद्रा ऋण योजना वगैरह, कितने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने सारी योजनाएं लेके आई है। तो ऐसी योजनाएं तब वहाँ की सरकार लेके आ रही थी, पर किसके लिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। वहाँ के जो बैंक हुआ करते थे, एजेंसी हाउसेज हुआ करते थे, वो सिर्फ लोन उनको देते थे। हमारे वाले लोगों के पास पैसे नहीं, हमारे वाले लोग जो है वो कहाँ से पैसा लाएंगे भाई यार, माफ़ कीजिएगा, या तो खुद के पास जो पैसा है वो, या तो दोस्तों से मांग लिया, रिश्तेदारों से मांग लिया, वो हमारे पास पैसा, तो हम कहाँ उनका मुकाबला कर पाएंगे। और उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती थी, ज़मीन दे दी जाती थी, जैसे कि यहाँ पर आप व्यापार करो, यहाँ पर आप अपना एक फैक्ट्री लगाओ, इस प्रकार से, ठीक है। फिर भारतीय शिल्पियों को कंपनी के आदेशानुसार उत्पादन करने पर बाध्य किया जाता था। तो भारतीय जो शिल्पी होते थे उनको भी, उनके ऊपर भी कंपनी जो है वो बाध्य लगा कर रखती थी। माफ़ कीजिएगा, भारतीय लोगों पर भी जो कंपनी होती थी, वो कंपनी देखिए वहाँ पर प्रतिबंध लगा के रखती थी कि आप इन चीज़ों का उत्पादन कर सकते हो, इनका नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो ये तो सोचा समझा तरीके से हमारे हस्तशिल्प का ह्रास किया गया कि नहीं किया गया। मान लीजिए मेन से पूछ ले क्वेश्चन कि किस प्रकार से ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास किया गया, तो आप ये सारे बताओगे इस प्रकार से किया गया, है ना। फिर 20वीं शताब्दी में देखिए, फिर जब स्वदेशी आंदोलन भारत में होता है 1906 ईस्वी में,
है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में। ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, क्यों बंगाल विभाजन होता है और वो अभी इसके उद्देश्य से समझिए। तो जब स्वदेशी आंदोलन चलता है तो उसमें देखिए स्वदेशी अपनाओं का नारा लगाया जाता है ना, और वहाँ पर विदेशियों माल की होली जलाई जाती है। तब जाके थोड़ा सा हमारा जो स्वदेशी उद्योग धंधा है उसको थोड़ा संरक्षण मिलता है, और फिर जो है थोड़ा अपना जो उद्योग धंधे फिर थोड़े फलते फूलते हैं। फिर देखिए खादी और ग्रामोद्योगों के लिए नगरों में फिर दुकानें खोली जाती हैं। फिर गांधी जी आ जाते हैं, तो गांधी जी का तो पूरा ध्यान ही देखिए कुटीर उद्योग पर होता है। अपने डीपीएसपी है, डीपीएसपी में भी तो देखिए गांधी जी के ही कहने पर, वो गांधी जी के ही विचारधारा से प्रभावित होकर डीपीएसपी में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया कि संरक्षण देगा राज्य, ऐसा है ना डीपीएसपी में। फिर है ना, इस प्रकार से हमारे हस्तशिल्प को जीवित रखने में फिर धीरे धीरे सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से देखिए पहला हमने देख लिया कि किस प्रकार से हस्तशिल्प को सोची समझी साजिश के तहत उसका ह्रास किया जाता है, उसको दबाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये देखिए कोई थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर कहीं पूछ लें तो जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया था। मैंने आपको बताया नमक पर एकाधिकार कर लिया, शोरा के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, और अफीम की खेती पर एकाधिकार कर लिया, है ना। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, वर्ग संघर्ष प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सहायता से समझाने में मदद उसने की थी। फिर है भारत में विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को सर्वाधिक बल 1813 के एक्ट से मिला, क्योंकि इसने मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी, है ना, इसी वजह से मिला। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था 1834 ईस्वी में कि गरीबों की इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई भी सानी नहीं है, कोई जोर नहीं है, और भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। देखिए बुनकरों की क्या हालत हो गई है। खुद वहाँ का जो गवर्नर जनरल है, ब्रिटेन का व्यक्ति है, वो भारत का गवर्नर जनरल है, वो खुद ये बात कह रहा है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि भारत के जो मजदूर हुआ करते थे ना, उनकी हालत, जो बुनकर हुआ करते थे, उनकी हालत बड़ी खस्ता हुआ करती थी, है ना। फिर स्थायी बंदोबस्ती में तो देखिए 1/10 रख लेता था, बाकी सरकार को जमा करा देता था। फिर सूर्यास्त के नियम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। अब देख लेते हैं भारत में आधुनिक जो उद्योग है उनका उत्थान फिर किस प्रकार से होता है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तो साम्राज्यवादी प्रसार के लिए ही जो है भारत में उद्योगों का, जो आधुनिक उद्योग है उनका उत्थान किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा ही, है ना। और उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना ही होता है। देखिए उसमें क्या बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवे लाते हैं, डाक तार लाते हैं, बंदरगाहों का विकास करते हैं, सिंचाई योजनाएं भी बनाते हैं, बैंक और बीमा कंपनियों का विकास भी होता है भारत में। परंतु ये सब चीज़ों का जो विकास होता है ना, इनका कोई भी, ये संस्थाएं भारत के औद्योगिकरण के विकास में इनका कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी नहीं रही। ये सब चीज़ें देखिए, जैसे कि सड़क बना रहा है, रेलवे बना रहा है ना, तो 1853 में पहली रेलवे लेके आएंगे। 1853 में कौन था अपने गवर्नर जनरल, तो डलहौजी हुआ करता था 1848 से 1856 ईस्वी तक। तो डलहौजी के काल में देखिए रेलवे पहले मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है। अब ये रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था, एक तो सेना का आवागमन जल्दी से हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि ये इस रेलवे के माध्यम से जो कच्चा माल था जो आंतरिक भागों में, उसको पहुंचाया जाए पोर्ट तक, जो बंदरगाह होते थे वहाँ तक। इसलिए देखिए जो कनेक्टिविटी बनाएगी, चाहे वो सड़क की बनाएगी चाहे रेलवे की, वो किस प्रकार से बनाएगी। मान लीजिए अपना भारत है, मान के लीजिए अपना है ये, है ना। तो देखिए मान लीजिए ये आंतरिक भाग है, ये शहर है, यहाँ पर ये एक शहर है, ये एक शहर है, ये एक शहर है। तो क्या कनेक्टिविटी ने इसने क्लिक करी, ये यहाँ पर पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है। तो कनेक्टिविटी हुई सिर्फ पोर्ट से, ऐसे, ताकि कच्चा माल जो था वो बंदरगाह तक पहुँचाया जा सके और फिर उसको भेजा जा सके इंग्लैंड में, और तैयार माल को यहाँ से यहाँ पर पहुँचाया जा सके। आंतरिक जो ये शहर थे इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं बनाएगी इनके द्वारा, चाहे सड़कें हो चाहे रेल हो। समझ रहे हैं आप बात। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सेना का आवागमन, और साथ ही साथ जो है कच्चे माल का, और जो माल हुआ करता था तैयार माल, उसका आदान प्रदान इसका मुख्य काम हुआ करता था। सिंचाई योजनाएं भी देखिए हालांकि चलाई गई भारत में, परंतु बहुत ही कम जगह पर ये चलाई गई, और फिर भी जहाँ पर भी ये लागू की गई है वहाँ पर देखिए अवश्य ही विकास हुआ। वहाँ पर जैसे जैसे पंजाब में जो नहरी बस्तियाँ हुआ करती थी वहाँ पर फिर उसका टैक्स बहुत लिया करते थे, है ना। फिर बैंक और जो बीमा कंपनियाँ आती थी, बीमा कंपनियाँ जो, इनका सारा का सारा पैसा कहाँ से आया, इंग्लैंड से पैसा आया पूरा का पूरा। और जो रेलवे में पैसा लगा वो पैसा कहाँ से आया पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा पैसा आया ब्रिटेन से,
समझ रहे हैं, भारतीय लोगों को यहाँ पर कोई प्रोत्साहित नहीं किया गया। यानी कि आप समझिए कि जो ट्रेन चलाने के लिए पटरियाँ बिछाते थे, पटरियाँ, तो वो पटरियाँ बिछाने के लिए लोहा कहाँ से, बताओ भारत में लोहे की कमी है? बताओ आप, झारखंड छत्तीसगढ़ में कितना, उड़ीसा में कितना लोहा भरा पड़ा है, परंतु नहीं, लोहा भी ब्रिटेन से लाए ताकि ब्रिटेन में समृद्धि आ सके। फिर कोयला तो अपने यहाँ है, कोयला भी ब्रिटेन से लाए, समझिए आप बात। हर चीज़ वहाँ से ला के वो भारत में लगा रहे हैं ताकि वहाँ जो भी पैसा है वो वहाँ पर लाभ हो सके, ठीक है। नहीं तो यार, जहाँ जिस देश में कोयला हो, जिस देश में रेल आ जाए, वहाँ पर उद्योग, जहाँ पर लोहा हो, कोयला हो, ट्रेन आ जाए, वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होगा। परंतु इन्होंने पूरा इस्तेमाल हमारे संसाधनों का किया सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटेन था उसको बढ़ाने के लिए। तो ब्रिटेन और जो यूरोप में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है ना, तो मेरा तो कतई वहाँ पर घूमने का मन नहीं है, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, वो बड़े बड़े शहर जो आज उन्होंने खड़े कर रखे हैं, उनकी एक एक ईंट जो है ना, वो हमारे एक एक मज़दूर भाई जो थे हमारे, उनके एक एक मज़दूर के सर के बराबर है वो। और जो पानी का इस्तेमाल उनमें किया गया, वो समझिए कि पूरा खून चूस के लेके गए वो हमारा। उसी दम पे आज वो इतने बड़े बड़े शहरों के मालिक बने बैठे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं आज, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था ने क्या किया, स्वस्थ और स्वतंत्र बुर्जुआ वर्ग जो है वो अपने विकास उसका नहीं हो पाया, उसमें रुकावट उसने डाली। तो बुर्जुआ वर्ग मतलब जो मध्यम वर्ग हुआ करता है, जिसके पास सत्ता होती है, वो बुर्जुआ वर्ग जो है उसके विकास में बहुत सारी रुकावटें इन्होंने डाली। इसलिए भारतीय पूंजीवाद का जन्म किस प्रकार के वातावरण में हुआ, एक अस्वस्थ वातावरण में हुआ, क्योंकि स्वस्थ कंपटीशन तो था ही नहीं वहाँ पर, प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं। सारा का सारा जो है वो सहयोग किसको किया गया, ब्रिटिशर्स को किया गया है ना। और धीमी गति से विकसित हुआ हमारा भारतीय उद्योग जो था, परंतु फिर भी देखिए भारत में के लोगों ने मेहनत करके, जैसे पहली सूती कपड़ा उद्योग जो था वो भारत में वो प्रथम उद्योग हुआ करता था। और सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ, 1853 में बम्बई में लगाई गई सूती वस्त्र की मिल, क्योंकि सूरत वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र में देखिए कपास खूब होती है। जो गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर काली मिट्टी होती है और वहाँ पर कपास खूब होती है ना। तो उस कपास की वजह से वहाँ पर देखिए सूती वस्त्र की प्रथम मिल लगाई गई कावसजी नानाभाई के प्रयासों से 1853 में। ये याद रखना, 1853 में पहली सूती मिल जो है वो कावसजी नानाभाई के प्रयासों से लगाई गई थी बम्बई में। फिर 1879 तक सूती कपड़ा मिलों की संख्या देखिए बढ़कर 56 हो गई, और फिर 1904-05 में 266 हो गई। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब स्वदेशी आंदोलन चला 1906 ईस्वी में, तब तो देखिए कपड़ा उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और फिर देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और तब संरक्षण मूलक कुछ शुल्क लगाए जाते हैं, उसकी वजह से भी भारतीय जो उद्योग है थोड़ा फलता फूलता है, ठीक है। 1907 में भारतीय औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। उसमें क्या होता है कि इस वर्ष जमशेदजी टाटा जो थे, उन्होंने लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कर दी। जो अपने टाटा आज हैं कंपनी, उनके टाटा कंपनी के ही वो जो पूर्वज हुआ करते थे, टाटा के ही। रतन टाटा जो आज है हमारे माननीय रतन टाटा जी, और बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, वो बहुत खूब चैरिटी करते हैं वो आदमी। अगर आप समझिए पैसा ही कमाना हो सिर्फ उनका उद्देश्य, तो वो ये अंबानी अडानी से यूँ एक दिन में बड़े बन सकते हैं, इनसे बहुत बड़ी उनकी वैल्यू है उनकी कंपनी की, समझ रहे हैं आप बात। पर वो चैरिटी खूब करते हैं, उनके बाप दादा भी हमेशा से यही करते आए हैं। तो देखिए जमशेदजी टाटा ने भारत में पहली 1907 में शुरुआत कर दी थी, लोहा और इस्पात कंपनी की उन्होंने स्थापना कर दी। और फिर देखिए 1911 में इन्होंने कच्चा लोहा, और 1913 आते आते तो इन्होंने इस्पात यानी स्टील बनाना शुरू कर दिया था, है ना। 11 में तो कच्चा लोहा और 13 में इस्पात बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था जमशेदजी टाटा ने। इस प्रकार से देखिए ट्रेन भाप से के इंजन से, ये जूट इंडस्ट्री भी हुआ करती थी बंगाल वाले क्षेत्र में, है ना। फिर देखिए भारत में अंग्रेज वित्त पूंजी का निवेश किस प्रकार से किया गया। तो भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश जो है वो विकास का कोई हमारे यहाँ साधन नहीं बना, बल्कि शोषण का साधन बनता है वो, है ना। और जो मुख्य रूप से विदेशी पूंजी 1857 के बाद में अपने यहाँ आई थी ना, ये वित्त की पूंजी का निवेश मैक्सिमम 1857 की क्रांति के बाद में ही होता है। ये बीमा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, रेलवे वाला, ये तमाम चीज़ें भारत में आने लगती है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता क्या है, ये अलग अलग दशाओं में निवेशित होती है, और 20वीं शताब्दी में तो ये खूब अपनी जकड़ पकड़ लेती है। 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से बाद में तो खूब ये अपनी जकड़ जमा लेती है। तो भारत में देखिए पूंजी निवेश थे, उसके दो रूप हुआ करते थे। कौन से? पहला तो भारत सचिव द्वारा भारत सरकार और अर्ध सार्वजनिक निकायों की ओर से इंग्लैंड में प्राप्त किए गए ऋण। समझ रहे हैं बात।
भारतीय सचिव के द्वारा ही भारत सरकार या तो अर्ध सार्वजनिक जो भी निकाय हुआ करते थे उनकी ओर से इंग्लैंड में जो वो जो कर्ज लेता था वो वाले। दूसरा, रेलवे, सिंचाई साधन, बंदरगाहों का विकास और जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश किए गए। अब आप सोच रहे होंगे सर बंदरगाह बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, तो भारत का डेवलपमेंट तो हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे भारत का डेवलपमेंट तो हो रहा है, परंतु ये अगर वास्तविकता में भारत के लिए हित में होता तो अपने औद्योगिकरण भी बढ़ता, अपने डेवलपमेंट भी आता, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाना, है ना। फिर एक था विदेशी व्यापारिक निवेश। ये निवेश मुख्य रूप से वो वाले साधनों में किया जाता था जो भारत के प्राकृतिक शोषण में सहायक हो सकते थे। जैसे कि ये निवेश जो है भारत के औद्योगिक विकास के लिए फिर भी ये नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से होता था, ये आपको एक एक चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं। आप देखिए, जो रेल हुआ करते थे उसमें ये क्या क्या करते थे कि गारंटी दिया करते थे लोन की, यानी ब्रिटेन से लोन लिया यहाँ के ट्रेन में निवेश करने के लिए। माफ कीजिएगा, जैसे यहाँ पर ट्रेन है, इस ट्रेन की यहाँ पर पटरी बिछानी है, तो इसके लिए लोहा कहाँ से लाए? ब्रिटेन से। इसको ट्रेन को चलाने के लिए कोयला ब्रिटेन से, इसको बनाने के लिए पैसा ब्रिटेन से, और उस पैसे पे गारंटी दी जाती थी। लोन जो लेते थे ना, उस लोन पे गारंटी दी जाती थी कि आपका लोन जो है अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी के शेयरधारकों को खूब सारा लाभांश दिया जाता था, डिविडेंड जिसे कहते हैं, है ना। 99 साल की गारंटी उसको दी जाती थी, 99 साल की उस पर ये लिए जाते थे लोन। और आदमी क्या कर सकता था? 98 साल और 5 महीने, मैं कह रहा हूँ कि जब तक उसकी पूरी हो रही है गारंटी, उस गारंटी के एक दिन पहले भी वो आदमी जो है वो अपना ऋण का पूरा पैसा ले सकता था, और अब तक जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला वो भी ले सकता था। आप समझिए अब बात, है ना। मूलधन भी ले सकता था वापस, और वो क्या कहते हैं, अब माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट भी ले सकता था पूरा, जो भी वो निवेश करते थे उसमें, है ना। अब ऐसा थोड़ी होता है, इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं हम करते हैं तो जो डिविडेंड मिलता है वही होता है। पर ये देखिए, यानी कि 99 साल का है तो 98 साल और 11 महीने 29 दिन तक करके भी वो वापस ले लेते थे। तो पूरा पैसा कहाँ चला गया? देखिए इंग्लैंड में चला गया। फिर आ जाता है अनौद्योगिकरण। भारतीय जो अर्थव्यवस्था वाकई थी उसको जानबूझकर कृषि प्रधान बनाए रखा इन्होंने, है ना, ताकि ब्रिटिश उद्योग के लिए जो कृषि संबंधी कच्चा माल है वो सस्ते मूल्य पर उनको प्राप्त हो सके, और इस कारण से भारत को औद्योगिक क्रांति के लाभों से वंचित रखा गया। समझ रहे हैं बात? भारत को औद्योगिकरण होने ही नहीं दिया गया। कुटीर उद्योग थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनको किस प्रकार से, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि किस प्रकार से नीतियों के चलते उनका समापन हो गया। और बड़े उद्योग जो है भारत में विकसित नहीं होने दिया इन्होंने, क्योंकि फेवर किसका ले रहे हैं? ब्रिटिशर्स का ले रहे हैं। तो कंपटीशन में कैसे कोई हमारा उद्योग विकसित हो जाएगा? भाई आज अगर अंबानी अडानी से हमारे जो एमएसएमई वाले हैं उनको अगर कंपटीशन करना है तो सरकार को कुछ ना कुछ तो उनको फेवर करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उनके लिए नीतियाँ लेके आती है सरकार, लाती है कि नहीं लाती है? तो उसी प्रकार से उनको अगर नीतियाँ हमारे लिए लाई जाती वैसे, या मान लो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही प्रदान किया जाता, तभी हमारे उद्योगपति उनके बराबर में आ जाते, परंतु नहीं। तो जो उद्योग, उनके कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। अब वो कुटीर उद्योग से बाद में जो काम करते थे आदमी, वो कहाँ जाएंगे बताइए? वो जाएंगे कृषि में। तो कृषि पर खूब सारा दबाव बढ़ गया। मान लीजिए ये 1 बीघा ज़मीन है, इसमें 2 लोग काम करके अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं। अब जो पहले परिवार के लोग कुटीर उद्योग में काम किया करते थे, मान लीजिए 5 लोग कुटीर उद्योग में काम किया करते थे, वो 5 भी अब आ गए यहाँ पर, तो वही उतने हिस्से ही खेत में 7 लोग काम करेंगे, तो कृषि पर तो दबाव बढ़ गया ना। इनकी तो सीमांत उत्पादकता शून्य हुई ना। तो इस प्रकार से कृषि पर खूब सारा दबाव बढ़ गया, और कृषि हमारी फिर देखिए एकदम, कृषि भी विकसित नहीं हो पाई, है ना। एक तो लैंड हमारे यहाँ छोटी छोटी थी, लैंड फ्रेगमेंटेशन का अपने यहाँ इशू है। छोटी छोटी ज़मीन हमारे यहाँ होती है, क्योंकि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इसमें ज़मीनें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो कृषि का भी विकास नहीं हो पाया। और कृषि में खेती किस प्रकार से करवाने लगते थे? वो वाणिज्यिक कृषि करवाने लगे, तो उसकी वजह से भी अपने यहाँ विकास नहीं हुआ, ठीक है। एक और तो यूरोपीय देशों में दस्तकारियों के पतन के बाद वहाँ पर देखिए आधुनिक उद्योग बन गए। वहाँ पर जब दस्तकारियाँ खत्म हुई, यानी कुटीर उद्योग खत्म हुए, तो बड़े बड़े उद्योगों का वहाँ निर्माण हो गया। परंतु भारत में ऐसी दस्तकारियों का निर्माण कभी नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी नीतियाँ इस प्रकार से, इसलिए बेरोजगारी अपने यहाँ खूब सारी बढ़ गई। और धनोपार्जन के जो है साधन सीमित होने से लोगों के जीविकोपार्जन की स्थिति भी बड़ी दयनीय होगी। और इसीलिए तो ब्रिटिश काल में
अगर अकाल जो है वो पड़ना सामान्य बात हुआ करती थी। अगर अकाल पड़ रहा है तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं हुआ करती थी। हर दशक में दो तीन अकाल तो पड़ ही जाया करते थे, है ना। और इस प्रकार से कृषि पर फिर देखिए खूब सारे जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कृषि का अनौद्योगिकरण किया गया। इसकी वजह से कृषि पर दबाव बढ़ जाता है और अब कृषि जो थी उसका भी वाणिज्यीकरण कर दिया जाता है। किस प्रकार से वाणिज्यीकरण किया जाता है, पहले अपने देश में क्या हुआ करता था कि किस प्रकार की खेती हुआ करती थी। जैसे कि ये अपना खेत है, तो खेत में क्या करता था, इतने खेत में गेहूँ वगैरह जौ वगैरह उगा लिया, यानी खाद्यान्न फसलें उगा ली। इतने में कुछ अपना उद्योग से संबंधित चीज़ें उगा ली, भाई कपास उगा लिया, जूट उगा लिया, जो भी उगाना था वो उगा लिया। समझ रहा बात। तो खाने के लिए गेहूँ आ जाता था और इससे वो अपना उद्योग चला लेते थे। परंतु अभी इन्होंने क्या किया, नहीं भाई ये सारा खेत है ना, इसमें गेहूँ उगाना बंद करो, जो नकदी फसलें हैं वो उपजाओ, खाद्यान्न फसलें खत्म करो। नील उगाओ, जो वहाँ पर ब्रिटेन में लेके जाते थे उसके रंग बनाते थे नीला रंग। कपास उगाओ, पटसन उगाओ, मूंगफली उगाओ, तिलहन उगाओ, गन्ना उगाओ, तंबाकू उगाओ, इस प्रकार के, ताकि इनको वो बेच सके और जो इनके पैसा आए और उस पैसे से जो है ये इंग्लैंड में बेच सके, इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंचा सके। समझ रहे हैं आप बात। इस प्रकार से हमारे यहाँ अफीम उगा के चाइना में भेज रहे हैं। तो अब मान लीजिए अब अकाल पड़ गया और फसल खराब हो गई तो क्या होगा, ना तो उसके पास खाने को पैसे बचे, ना उसको टैक्स देने के पास पैसे बचे। समझ रहे हैं बात। अब क्या तंबाकू बच गई तो तंबाकू खा के पेट भरेगा, नहीं ना। तो इस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण पूरा कर दिया गया वहाँ पर। इसकी वजह से देखिए कृषकों की हालात जो है बड़ी दयनीय हो जाते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण किस प्रकार से किया जाता है ना। तो औद्योगिकरण के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए कृषि पर अधिकाधिक निर्भर होकर रह गई। क्यों रह गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीतियाँ इस प्रकार से थी। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि भूमि पर दबाव बढ़ने लगा और जनसंख्या जो है वो कृषि पर अगर अधिकाधिक निर्भर हो रही है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली और कृषि पर आधारित कच्चे माल का अधिकाधिक फिर उत्पादन होने लगा। यानी अब देखिए उद्योग नहीं बन रहे हैं, मात्र कृषि आधारित उद्योग है, वो भी उसमें सिर्फ कच्चा माल ले रहे हैं वो, है ना। भारत में जो कृषि के साधन हुआ करते थे उनका इस प्रकार से विकास किया गया कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए कच्चे माल के स्रोत के तौर पर और जो तैयार माल था उसके बाजार के तौर पर वो कार्य कर सके, है ना। और बाद में देखिए अंग्रेज जो भूस्वामी हुआ करते थे उनको भारत में आने के लिए उनको अनुमति दे दी 1813 के एक्ट से। वो भारत में बस रहे और भारत में आके कृषि कर रहे हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, क्योंकि ऐसा मानते थे कि भारतीय लोग तो ज्ञानी नहीं है, ये तो ज़्यादा उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग यहाँ पर आके खेती कर रहे, तो बेचारे के पास ले दे के खेती है और वो खेती में भी वो लोग आके खेती करने लगे और फिर बड़ा बड़ा उत्पादन करके कच्चा माल यहाँ से बना के भेज रहे हैं वहाँ पर, है ना। फिर देखिए 1833 का एक्ट जो था वो तो इसके अनुमति खूब तरीके से प्रदान कर देता है। पहले से 1813 का चार्टर एक्ट है वही इसकी अनुमति प्रदान कर देता है ना। फिर देखिए अंग्रेज पूंजीपतियों को अपनी पूंजी जो है भारत की चाय में, कॉफ़ी, नील और पटसन के बगानों में लगाने की जो है अनुमति उनको दे दी गई। तो भारत में देखिए आसाम वगैरह में चाय भारत में किसने उपजाना शुरू करा, अंग्रेजों ने। कॉफ़ी किसने उगाना शुरू किया, अंग्रेजों ने। तो ये सब लोगों ने अपने यहाँ चाय कॉफ़ी के बागान लगाना शुरू कर दिए और फिर यहाँ से जो है जो चाय वगैरह का वो एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि चीन से चाय मंगाते थे और चीन से चाय मंगाने में जो है महंगी पड़ती थी। तो वो उन्होंने भारत में ही चाय उपजाना शुरू कर दिया और उसमें क्या होता था कि मजदूरों को ले जाया करते थे। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बना दिया उन्होंने 1854 में। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में क्या है कि जो चाय में के बागानों में मजदूर काम किया करते थे उनसे संबंधित उसमें रेगुलेशन बना दिए गए, भाई कोई भी जो है यहाँ से भाग नहीं सकता। पूरा उनके साथ वो कर लेते थे वो एग्रीमेंट कि 2 साल का एग्रीमेंट हो गया। अब 2 साल से पहले आप भाग नहीं सकते वहाँ से। अगर आप भाग गए तो बिना अदालत की सहायता से ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। मारते पीटते अलग थे, क्योंकि कहने वाला कोई था ही नहीं। समझ रहे बात। वहाँ पर ना उसको मजदूरों को रहने की सुविधा ठीक से दी जाती थी, ना उनको बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा दी जाती थी, ना खाने की सुविधा उनके पास थी। इस प्रकार से पूरा का पूरा शोषण किया गया भारतीय लोगों का, है ना। तो भारतीय लोगों को ग्रामीणीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को बना कर रख देगा। शहर अपने यहाँ विकसित हो ही नहीं पाए बड़े बड़े ठीक से। फिर अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। ये देखिए सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। बस आपको ये वाला दादाभाई नौरोजी ने धन के हो रहे निष्कासन की तरफ ध्यान आकर्षित किया और 4 निबंध लिखे उन्होंने, 4 एसेस लिखे। क्या, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड का जो कर्ज है ना भारत पे वो, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया,
द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखना। बाकी वैसे तो पूरे याद रख लेना, परंतु ये पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये 1901 ईस्वी में लिखा गया था, कि आप इसकी डेट भी याद रख लेना, है ना। इस प्रकार से भारत में जो है बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए गए, वो ब्रिटेन की सहायता से लगाए गए और उनका सारा फायदा ब्रिटेन को हुआ। फिर आ जाता लास्ट में एक धन निष्कासन का चरण। तो वणिकवादी विचारधारा में क्या हुआ करता था? वणिकवादी विचारधारा का मतलब ये था कि अगर आप किसी दूसरे देश से कुछ सामान खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने देश की संपत्ति बाहर भेज रहे हो और आप अपने देश को गरीब बना रहे हो। ये थी वणिकवादी विचारधारा, मर्केंटाइल थियरी। इसमें क्या माना जाता था कि अगर मान लीजिए ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये ऐसा तो ब्रिटेन नहीं है बिल्कुल भी, ये ब्रिटेन है और ये भारत है। अब अगर ब्रिटेन जो है वो इंपोर्ट कर रहा है भारत से अगर ये इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भारत से इसका रुपया जा रहा है, इसका पैसा जो है भारत ब्रिटेन का जा रहा है, इसका मतलब ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा है ना। तो ब्रिटेन को अपना खजाना जो है वो खाली नहीं करना चाहिए, यही वणिकवादी विचारधारा हुआ करती थी। इसी वजह से तो इन्होंने उपनिवेश जो है वो बनाना शुरू किए। एडम स्मिथ ने जब किताब लिखी तो उसके बाद में तो इन्होंने जो है ये लोगों को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, ताकि इनको लगा यार ऐसे तो हमारा खजाना खत्म हो जाएगा, है ना। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित होने के बाद भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर प्रवाह होना शुरू हो गया। सोने चांदी का टैक्स के रूप में यहाँ से हो गया, है ना। फिर यहाँ से जो व्यापार था उसके रूप में हो गया। भारत में जो गारंटी दी जाती थी, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था उसके रूप में हो गया, है ना। और बाकी आगे और देखेंगे। इस प्रकार से ये आर्थिक निष्कासन जो है वो अप्रतिफल हुआ, इसका एक अप्रतिफल साबित होता है, ठीक है। और प्रारंभ के कुछ अपवादित विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का इंग्लैंड के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो हमेशा प्रतिकूल व्यापार संतुलन ही बना रहता है ना। पूरा का पूरा अपना ट्रेड डेफिसिट बना रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा हमारा ही ब्रिटेन के पक्ष में रहता है, हमेशा हम तो घाटे में चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट होता है हमेशा, है ना। तो भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह के मुख्य तत्व कौन कौन से हुआ करते थे? जैसे एक तो था कंपनी के भागीदारों को दिया जाने वाला लाभांश, यानी कंपनी के जो शेयर धारक हुआ करते थे, है ना, तो उन शेयर धारकों को डिविडेंड देना पड़ता था ना। जैसे आज अगर आपके पास शेयर है किसी कंपनी का तो आपको डिविडेंड मिलता है ना, तो वो डिविडेंड के रूप में पैसा भारत का जाता था ब्रिटेन में, ठीक है। विदेशों से जो भी सार्वजनिक ऋण लिए जाते थे फिर उनको वापस दिया जाता था, वो भारत के पैसे से दिया जाता था। समझ रहे हैं बात? और सैनिक और असैनिक रूप के में भी जो व्यय हुआ करते थे वो भी, जैसे मान लो इंग्लैंड जो है इसका उपनिवेश मान लीजिए अफ्रीका में, और अफ्रीका में युद्ध चल रहा है, तो अफ्रीका में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना को ले जाया जाता था। उस पर जो पैसा खर्च होता था वो भारत के ही खाते से दिया जाता था। कायदे से क्या होना चाहिए था भाई, अफ्रीका में युद्ध लड़ रहे हैं तो या तो अफ्रीका के उपनिवेश से दिया जाए या तो इंग्लैंड खुद भरे, परंतु वो पैसा कौन भरता था? वो पैसा भरते थे हम भारतीय लोग, है ना। फिर इंग्लैंड में जो भी वस्तुओं का भंडार वगैरह हुआ करता था उसके रूप में, भंडार वस्तु की खरीद के रूप में, है ना। तो खरीद व्यवस्था इनकी जो प्रणाली किस प्रकार से थी भाई, आज हम खरीदारी करते हैं, भारत सरकार कोई भी खरीदारी करती है, जैसे मान लीजिए स्टेशनरी का सामान हो गया, ये सब चीज़ें, तो वो कहाँ से खरीदती है? MSME से। और भाई भारत से खरीदेंगे 250 करोड़ तक का अगर कोई मामला हो तो भारत से ही खरीदा जाएगा, ऐसा था ना MSME से। परंतु ये क्या करते थे, स्टेशनरी भी, पेन पेंसिल कागज़ भी ये ब्रिटेन से मंगाया करते थे, है ना। और जो विदेशी पूंजी निवेश पर जो ब्याज दिया जाता था वो, और जो डिविडेंड दिया जाता था वो भी, और विदेशी बैंकों, बीमा और नौवहन कंपनियों को जो धन मिलता था वो सब। इस प्रकार से भारत का पैसा बाहर जा रहा था, धन का निष्कासन यहाँ से हो रहा था। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ होम चार्जेस नाम की चीज़ें भी हुआ करती थी। अब ये आप कहोगे सर होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस का मतलब ये है कि एक तो लंदन में जो इंडिया ऑफिस हुआ करता था, यानी वहाँ पर जो भारत सचिव वगैरह बैठा करता था, उसके भरण पोषण के लिए जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी वो कहाँ, उस सब का सब जो है पैसा कौन देता था? भारत। फिर भारत में जो भी जो कर्मचारी कार्यरत हुआ करते थे, उन अंग्रेज कर्मचारियों में उनका पैसा कहाँ से आया करता था? तो उनका पैसा भी भारत के लोग दिया करते थे। फिर भारत के बाहर अगर युद्ध लड़े जाते थे तो वो युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी कहाँ से आया करता था? वो पैसा भी भारत के लोगों के खाते से ही जाता था, भारत के खाते से ही जाया करता था। और कहते हैं 1/3 जो
जो बजट का वो हुआ करता था भाग, वो तो सेना खा जाती थी, इतना सेना के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता था। समझ रहे हैं बात। और दादा भाई नौरोजी ने देखिए सबसे पहले इसको अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा दी थी कि भाई ये तो अनिष्ट ही नहीं, सिर्फ अनिष्टों का अनिष्ट हो रहा है, ऐसा है ना। फिर उन्होंने इस प्रभाव को भारत की निर्धनता का कारण बताया दादा भाई नौरोजी ने, और आर्थिक उपनिवेशवाद की उन्होंने समालोचना जो है वो सबके सामने सबसे पहले पेश की। आर्थिक उपनिवेशवाद की समालोचना कि भाई अंग्रेज जो है ये लोग भारत से जो है पैसा खूब लूट के ले जा रहे हैं, और इसी वजह से अंग्रेज जिस नैतिकता का हवाला दिया करते थे उस नैतिकता जो है उसके ऊपर थोड़ा बट्टा लगता। अब लोगों को लगता कि नहीं यार, ब्रिटेन जो है वो नैतिक तो नहीं है, वो तो बड़ा अनैतिकता का काम कर रहा है, भारत से पैसा लूट के चूस के लेके जा रहा है। तो इनका ये योगदान हुआ करता था। तो उपनिवेशवाद के जो आर्थिक समालोचना पेश इन्होंने करी दादा भाई नौरोजी ने, और जो शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता होते हैं, जिन्हें आप नरमपंथी आंदोलन के नेता भी कह सकते हैं, जब आगे नरमपंथी गरमपंथी पढ़ेंगे ना तब और जानेंगे, तो ये वो हुआ करते थे, है ना। और उपनिवेशवाद की आर्थिक समालोचना पेश करने वालों में कौन थे, तो यहाँ पर हुआ करते थे, देखिए महादेव गोविंद रानड़े, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एस सुब्रमण्यम अय्यर और पीसी राय। तो इनके नाम याद रख लेना। एमजी रानड़े हुआ करते थे, रमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे, है ना। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पीसी राय, ये सब हुआ करते थे जिन्होंने आर्थिक समालोचना पेश की। ये देखिए कुछ क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर है, ये क्वेश्चन सब आप देख लीजिएगा, है ना। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आज हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन किया जाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया जाता है, उद्योगों का पूरा ह्रास करके विऔद्योगीकरण भारत में लागू कर दिया जाता है, कुटीर उद्योगों का विनाश यहाँ पर कर दिया जाता है, और सारा का सारा पैसा लेके लूट के कहाँ, ब्रिटेन में ले जाया जाता है, और वहाँ पर हमारे दम पर, हमारे कीमत पर, हमारी यहाँ की इंडस्ट्री की कॉस्ट पर, हमारे लोगों की कॉस्ट पर इंग्लैंड को अमीर बनाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।